हेलो फ्रेंड्स, मैंने पुर्तगालियों पे छोड़ा था। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रही हूँ डचों से। यहाँ से हमारा रह चुका था और पुर्तगाली हम कर चुके हैं। डचों के बाद फिर हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बाद फिर हम फ्रांसीसी। उसके बाद इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस, उनको कराऊंगी। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारी नेट के लिए या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलटी के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। शुरू करते हैं। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। 1595 से 1596 ईस्वी में कार्नेलिस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बंटाम के राजा, जावा सुमात्रा इधर इंडोनेशिया मलेशिया के साइड, सुमात्रा पहुंचकर बंटाम के राजा के साथ संधि करने में इस दल ने सफलता प्राप्त की। 1595 और 1601 इसी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम वोक था, यानी कि वेरेनिगडे ओस्ट इंडीज कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था। यह बोर्ड डच सरकार के आदेशों के अनुसार ही कंपनी का संचालन करता था। कंपनी की स्थापना के समय इसकी कुल पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। ओम प्रकाश, जो डच व्यापार के विषय पर विशेषज्ञ माने जाते हैं, के अनुसार प्रारंभिक चरण में डच मूल रूप से काली मिर्च तथा अन्य मसालों के व्यापार तक ही रुचि रखते थे। ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया में मिलते थे, इसलिए डच कंपनी का वह प्रमुख केंद्र बन गया था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना ले लिया था तथा धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंने जकार्ता जीतकर 1619 ईस्वी में खंडारों में बेटेविया नामक नगर बसाया। लंदन और दी हैग, यानी हॉलैंड की राजधानी थी, में हुए सम्मेलनों जो 1611 ईस्वी और 1613 से 1615 ईस्वी में चले थे के फलस्वरूप डचों और अंग्रेजों के बीच 1619 ईस्वी में एक मैत्रीपूर्ण संधि हो गई, किंतु ये 2 वर्ष बाद ही फिर शत्रुता प्रारंभ हो गई। 1623 ईस्वी में अम्बायना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया। अम्बायना नरसंहार के बाद डचों ने मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेजों ने भारत में अपने को सीमित कर देना शुरू कर दिया। ठीक है, डचों का भारत में व्यापारिक केंद्र सिमटने लगा और पूर्वी एशिया में बेटाविया में केंद्रित हो गया। डच नौसेना नायक वादेर हेग सूरत एवं मालाबार में असफल होने के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। डच फैक्ट्री की पहली स्थापना कब हुई थी? मसूलीपट्टनम में। कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन से आता ही रहता है, रिपीटेड होता रहता है। फिर सेकंड, दूसरी डच फैक्ट्री को पोर्टोपोली यानी निजामपट्टनम में स्थापित किया गया। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। कमेंट करना कि पुलिकट कौन से राज्य में पड़ेगा, और इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा डाले। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में एवं 1641 में विमलीपट्टम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में सन 1627 ईस्वी में की गई। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। बंगाल में अंग्रेजों की तरह डचों को भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा मिली थी। चिंसुरा में डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1660 ईस्वी में गोलकुंडा के डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1663 ईस्वी में कोचीन में भी फैक्ट्री की स्थापना हुई। कोचीन के मुठ्ठा शासन से डच कंपनी ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी पुड़ाकड़ और कंगनूर के बीच के क्षेत्र में काली मिर्च का एकाधिकार। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है कि किसने डचों को 3.5% की दर पर वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौज और वेनगुर्ला
डचों के व्यापारिक केंद्र थे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, यानी कि जो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था, को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, यानी कि इन्होंने फिर मसालों के स्थान पर कपड़ों को अधिक निर्यात देना शुरू कर दिया था। ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात से निर्यात किए जाते थे। माल के स्तर को बनाए रखने तथा निम्न कोटि के माल की सप्लाई को रोकने के लिए 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। ओम प्रकाश के अनुसार यह प्रयास आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के प्रारंभ की दृष्टि से उल्लेखनीय था। डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं में उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से नील, ठीक है, मध्य भारत से कच्चा रेशम, बिहार और बंगाल से सोरा, नमक, गंगा घाटी से अफीम और बंगाल का कच्चा रेशम था। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों से वेडराया ने बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए थे। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि डच अंग्रेजों से कौन से युद्ध में पराजित हुए थे, तो याद रखना 1759 ईस्वी में, कभी कभी मिलाने के लिए भी आ जाता है 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में, ठीक है। इस पराजय से भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी गई। किसकी शक्ति? डचों की, यानी कि डच अब अंग्रेज से पराजित हो चुके थे। डच भारत में व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर आए थे। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी में दस्तावेज में किया गया है, जिसमें नेगापट्टनम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह वाणिज्य इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने औसत रूप से 18% लाभांश दिया था। तो यहाँ पर हमारे डच और पुर्तगाली हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस वाइज देखें, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डचों का आगमन हुआ था, और अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अंग्रेज। और मैं चाहती हूँ कि अंग्रेजों का हम एक ही वीडियो में आगे कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डचों से आगे अब हम देखते हैं अंग्रेजों को। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई, ठीक है। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। कब किया? 1599 ईस्वी में। और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निर्देशक एवं उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। इन्होंने कंपनी में शामिल सौदागरों की आम सभा द्वारा चुना जाता था। यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल के नाम से जानेगी, जिसे हम आगे तक पढ़ते हैं। निर्देशक मंडल। 1609 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चार्टर सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम उनके उत्तराधिकारी और इंग्लैंड के सम्राट हुए। 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्ट प्राप्त कर लिया। इस चार्टर द्वारा कंपनी के विशेषाधिकारों को शाश्वत बना दिया गया, किंतु अभी भी व्यवसाय की राजसत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। सम्राट के सन 1615 ईस्वी एवं 1624 के पश्चावर्ती चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकार से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक कंपनी के मुनाफे की दर 20% प्रतिवर्ष रही। 1612 ईस्वी में कंपनी के 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड मुनाफा हुआ और पूरी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 ईस्वी के आसपास की बात चल रही है, ठीक है। किसी भी गैर सदस्य को पूर्व के साथ व्यापार करने या मुनाफे में हिस्सा नहीं दिया जाता था। कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को कर्ज के रूप में 1,70,000 पाउंड दिए, बदले में सनदों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त की, जिसके द्वारा उनके पुराने विशेषाधिकार की पुष्टि कर दी गई और उसे किले बनाने, सेनाएं रखने, पूर्व की शक्तियों के साथ युद्ध व संधि करने तथा न्याय की व्यवस्था करने का भी अधिकार दे दिए गए।
कंपनी के अधिकारी के बावजूद अनेक अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार करते रहे। वे अपने को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, जबकि कंपनी उन्हें दस्तदाज कहती थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसमें जेम्स प्रथम का तख्ता पलट कर दिया गया और विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मेरी को संयुक्त शासक बना दिया गया। ठीक है, विलियम तृतीय और उसकी बीवी को संयुक्त शासक बना दिया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हिग पार्टी जो सत्ता में आई वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। फलतः इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन किया। इस प्रकार दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में व्यापार जारी रखा। कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों में से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। इसे शीघ्र ही अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यू कंपनी के रेड ब्रिज नामक एक व्यापारिक जहाज को रोक दिया। परिणामतः 19 जनवरी 1694 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक संसद कानून मनाही न करे तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूर्व के साथ व्यापार करने के बराबर अधिकार होंगे। इसके बावजूद दोनों कंपनियां व्यापार विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थी। इंग्लैंड की सरकार द्वारा सन 1698 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यापार विशेष अधिकारों को नीलामी पर लगा दिया गया। न्यू कंपनी ने 20 लाख पाउंड खरीद देकर व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त कर लिया। यद्यपि न्यू कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, किंतु वह व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पुरानी कंपनी के कुशल तथा अनुभवी प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने में असमर्थ थी। फलतः न्यू कंपनी को असाधारण हानि हुई। अब न्यू कंपनी के समक्ष इस कठिनाई से मुक्त होने का एकमात्र विकल्प पुरानी कंपनी के साथ समझौता करना था। लॉर्ड गोल्डोफिन के हस्तक्षेप में दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया। 1694 के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 अन्य नई कंपनियां कायम की गई। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी थी। ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ा समझ के चलना है कि 1694 के हाउस ऑफ कॉमन के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में 2 अन्य नई कंपनियां आ गई। अब इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इन दोनों कंपनियों ने भी 1702 में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव किया। अतः 1708 में इन दोनों कंपनियों ने नई कंपनियों का भी मूलतः कंपनी में विलय कर लिया। इस प्रकार 1688 में बनी न्यू कंपनी और 1698 में बनी जनरल सोसाइटी तथा 1698 में ही बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी 1708 में मूल रूप से संयुक्त हो गई। यानी कि सारी कंपनी का 1708 में एक हो गई और द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यानी कि अगर मिलाने के लिए आता है तो जैसे फ्रांस का दे देंगे और डचों का दे देंगे, पुर्तगालियों का पूछेंगे कि ये कंपनी किसकी थी। जैसे कि हमने पीछे डचों की कंपनी पढ़ी थी, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से अंग्रेजों की कंपनी थी। कंपनी का यह नाम 1883 ईस्वी तक कायम रहा। 1883 के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। कब किया गया इसका नाम? 1833 में। क्या नाम कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की व्यापारिक सफलताएं क्या क्या थी? अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा एवं जावा मलक्का के लिए हुई थी, जिसका उद्देश्य था मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। जैसे हम यहाँ पर मलक्का, जावा और सुमात्रा की बार बार बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा मैप में हिंट दे देती हूँ। ये हमारा क्या है? भारत का नक्शा। और अगर हम इधर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही है और ये है हमारी थाईलैंड की खाड़ी। तो इससे हम अगर नीचे आएंगे तो ये देखो सुमात्रा और ये पड़ जाएगा आपका जावा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये आपका सुमात्रा पड़ जाएगा और ये जावा पड़ जाएगा और इससे ऊपर पड़ जाएगा आपका इंडोनेशिया। तो लोकेशन इसमें समझ में आ गई होगी आपको मैप में। बार बार हम इसकी जावा, सुमात्रा और मलक्का की बात कर रहे हैं जिस तरीके से।
ठीक है, कि अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा और मलक्का के लिए हुई थी, जिनका उद्देश्य मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना था। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे थे। भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत ये गुजरात पे पड़ जाएगा के बंदरगाह पर आकर रुका। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। इंपॉर्टेंट कि हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंस जो तुर्की बोल सकता था। क्वेश्चन आता है कि हॉकिंस कौन सी भाषा बोल सकता था। हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था। अकबर के समय बोल सकता था। अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। कि कौन सा अंग्रेज की जो अकबर के नाम से पत्र लेकर आया था भारत, तो वो था हॉकिंस। और कौन सी भाषा भी बोल सकता था, तुर्की भाषा बोल सकता था। पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन ने स्वाली में पुर्तगाली के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। पुर्तगाली को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेज को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। किसने दे दी थी अनुमति, याद रखना, जहांगीर ने। ठीक है, ध्यान रखना कि किसने दे दी थी अनुमति, जहांगीर ने। 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ स्थानीय रूप से बुने हुए फुटकर बेचने के कपड़े को खरीदकर वे फारा से बंटाम पहुंचे, लेकिन यहाँ डचों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन बातों से तंग आकर अंग्रेजों ने 1626 ईस्वी में अमरागांव में एक दूसरी कोठी खोली। अमरागांव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील उत्तर में था। यहाँ भी उन्हें विविध असुविधाओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने फिर अपना ध्यान मसूलीपट्टनम की ओर फेरा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य, मुझे ये बताना कमेंट करके कि गोलकुंडा भारत के किस राज्य में पड़ेगा। गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। ये शर्तें सन 1634 ईस्वी के एक दूसरे फरमान में दोहरा दी गई, किंतु इससे अंग्रेज व्यापारियों का स्थानीय अधिकारियों की मांगों से पिंड न छूटा, इसलिए वे एक अधिक लाभप्रद स्थान खोज करने में लगे रहे। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट को मिलान में आ जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, मद्रास। मद्रास कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना, सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास किसमें है, तमिलनाडु में। फोर्ट सेंट जॉर्ज सीरगिही कोरोमंडल समुद्र तट पर अंग्रेजी बस्तों के मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम से आगे निकल गया। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। कब आया, 1615 ईस्वी में। इससे पहले कौन सा पढ़ा था हमने, बताना मुझे। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1623 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया। 1634 ईस्वी में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा भारतीयों में व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हुई। 1642 ईस्वी में पुर्तगालियों के शासक जॉन चतुर्थ ने तथा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने सूरत गोवा समझौते की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार और स्थापनार्थ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 वार्षिक पाउंड किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों का मुख्य
व्यापारिक बस्ती बन गई। सूरत कहाँ पे था? गुजरात में। और अब अंग्रेजों की मुख्य बस्ती कहाँ पे? बम्बई यानी कि महाराष्ट्र में। अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि की। 1633 ईस्वी में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर में तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां कायम की। 1633 ईस्वी में उड़ीसा की महानदी पर हरिहरपुर में तथा बालासोर में अपनी व्यापारिक कोठियां कायम की। 1651 में एक कोठी हुगली में ब्रजमैन के अधीन खोली गई। इसके बाद पटना, ढाका और कासिम बाजार में भी कोठियां खोली गई। इस समय बंगाल में अंग्रेज व्यापार की मुख्य वस्तुएं रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े, सोरा और चीनी। किंतु कोठी के अनियमित व्यक्तिगत व्यापार के कारण कंपनी को शुरू में कुछ समय तक बहुत कम लाभ हुआ। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सनडेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। उसने संचालक समिति को लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। कुछ ही वर्षों में डायरेक्टरों ने कंपनी की नीति में इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया तथा दिसंबर 1687 ईस्वी में मद्रास के प्रधान को लिखा कि आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए इतनी विशाल आय निकालिए और बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल, सुसंगठित, सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके। इसको अंडरलाइन कर लेना। मुख्यतः सर जोशुआ चाइल्ड इस नवी नीति के लिए उत्तरदायी था। कौन था? सर जोशुआ चाइल्ड। यद्यपि यह उसके साथ शुरू नहीं हुई। इस नीति का अनुसरण कर दिसंबर 1688 में उसके भाई सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। कई मुगल जहाजों को पकड़ लिया गया। मक्का जाने वाले धर्म यात्रियों को बंदी बनाने के लिए अपने कप्तान को लाल सागर और फारस की खाड़ी भेजा, परंतु औरंगजेब की सेना ने उन्हें पराजित किया। अंततः सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। अंग्रेजों ने सभी पकड़े गए जहाजों को लौटा दिया तथा हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया गया। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास किस तरीके से हुआ? बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में प्राप्त हुई थी, जब गिरेबियन बाटन, जो कि बंगाल का सूबेदार शाह शुजा के समय दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त हुआ। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुफ्त। इम्पोर्टेंट है ये कि कितना, इसके द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली। किसके समय में? किसने? शाह शुजा। 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर हुआ, जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुनः पुष्टि की गई। किंतु शुजा के उत्तराधिकारियों ने इस निशान को अपने ऊपर लाजमी नहीं समझा। उन्होंने इस बात को मांग की कि अंग्रेज अपने बढ़ते व्यापार के कारण दूसरे सौदागरों के समान ही कर दे। कंपनी ने शाइस्ता खां से